इस बार के चुनाव के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। भाजपा या यूं कहिए कि एनडीए दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। मगर एक दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन बना था, उसने भी मजबूती से चुनाव लड़ा और अच्छी खासी गिनती में ये लोग भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करते हुए बड़ी गिनती में सीटों को जीत चुके हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो टैली के हिसाब से उन्हें 99 सीटें मिली हैं। मगर महाराष्ट्र से एक आज़ाद उम्मीदवार और पप्पू यादव को भी कहा जाता है कि वो बेसिकली कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 101 सीटें हैं। वहीं इसके बाद टीएमसी और अखिलेश यादव की पार्टी सपा भी बड़े पैमाने पर उभर के आई है। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि मुसलमानों की राजनीति इस समय में कैसी रहेगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे शम्स तबरेज़ कासमी साहब, मिल्लत टाइम्स के एडिटर भी हैं। तो हम लोग इस पॉडकास्ट के ज़रिए से कोशिश करेंगे कि एक बहुत स्मूथ डिस्कशन कर सके मुस्लिम पॉलिटिक्स के ऊपर कि इस चुनावी नतीजे में मुस्लिम पॉलिटिक्स किस साइड थी। शम्स भाई, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सीधी बात कि इस बार 24 मुस्लिम एमपी जीते हैं, अलग अलग पार्टियों से, कुछ सपा से, कुछ कांग्रेस से और कुछ टीएमसी से। आप पूरी मुस्लिम पॉलिटिक्स को इस चुनावी नतीजों में कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों की जितनी आबादी है, जितना उनको पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए था, आज़ादी के बाद से अभी तक ये सपना पूरा नहीं हो सका है, या मुसलमानों को आबादी के एतबार से सियासत में कामयाबी नहीं मिल सकी है। इस मर्तबा तो पहले से अंदाज़ा था कि मुसलमान बहुत कम पार्लियामेंट में पहुंच पाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह का सियासत का नरेटिव सेट किया था, माइनस मुस्लिम्स, तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने भी उस पर भरोसा किया और बहुत कम इन लोगों ने मुसलमानों को टिकट दिया। लेकिन जितना मुसलमानों को टिकट दिया गया, तकरीबन उतने मुसलमान चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 6 को टिकट दिया गया था, उसमें से 5 अपना चुनाव जीत गए। बिहार में सिर्फ 4 को ही इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया था, उसमें से 2 जीत गए और 2 हार गए। तो उसकी वजह भी यही रही कि वहाँ पर आरजेडी ने जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया था। पहले से प्लान था आरजेडी का कि मुसलमानों को खुश भी करना है, नुकसान भी पहुंचाना है। बंगाल में जिन लोगों को मिला था जीत गए। बकिया जो अलग मुसलमान सब जीते हैं, जो 24 का फिगर्स है, तो अपने दम पर या अपनी पार्टी के दम पर आए हैं। इंडिया अलायंस का उसमें ज़्यादा किरदार नहीं रहा। कुछ जगहों से मुसलमानों को जीतना चाहिए था, लेकिन वो हार गए और उनको हराने के पीछे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और इस तरह की पार्टियों का ही किरदार था, क्योंकि उससे ख़तरा था कि मुसलमानों का जो वोट बैंक कांग्रेस के लिए समझा जाता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मजमूई तौर पर अच्छा रहा पूरा नतीजा के बीजेपी का या मोदी का जो सपना था 400 पार जाना, कानून बदला जाएगा, आइन तब्दील किया जाएगा, मनमानी फैसले किए जाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लगातार एंटी मुस्लिम नारे लगाए जा रहे थे। तो मुसलमानों ने भी इस मर्तबा रिस्क लिया और कुछ भी नहीं समझा। मुसलमानों ने कहा कि हमें सिर्फ उस पार्टी को वोट करना है, उस गठबंधन को वोट करना है जो बीजेपी को हरा सके, उसको 400 पार जाने से रोक सके। इसलिए मुसलमानों ने इस मर्तबा कई अपने मसीहाओं को, कई ऐसे लीडरों को हरा दिया या उनको वोट नहीं दिया जिनका जितना बेहद ज़रूरी था। तो ये मुसलमानों में देखा गया इस मर्तबा। अच्छा, आपको नहीं लगता, जैसे मुझे बहुत फील होता है कि बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर कम से कम एक मुस्लिम एमपी ज़रूर होना चाहिए था, मगर ये बीजेपी हराने के नाम पर कहिए या सेकुलरिज्म के नाम पर कहिए, आपको वहाँ से बाय फोर्सली या इच्छा के अनुसार या इच्छा के विरुद्ध हटाया गया। जैसे उसमें सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट असेंबली जो लास्ट टाइम हुए थे, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था जिताने में कांग्रेस को। एक कैंडिडेट इन्होंने उतारा भी था बेंगलोर सेंट्रल से, मगर वो भी के रहमान खान के बेटे थे, वो हार गए। इतनी बड़ी आबादी, इसके बावजूद कर्नाटका में किसी को नहीं टिकट देना, या देना भी तो एक देना, वहाँ पर नहीं आना। महाराष्ट्र में कोई मुस्लिम एमपी नहीं, ये अपने आप में बड़ी बात है। टिकट ही नहीं दिया। 1.5 करोड़ आबादी, 48 लोकसभा की सीट है, 13-14% मुसलमानों की आबादी है वहाँ, 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों का वोट है पुराने डेटा के मुताबिक, और एक टिकट तक इन्होंने महाराष्ट्र में नहीं दिया। इम्तियाज़ जलील चुनाव लड़ रहे थे महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट से, तो कई मरतबा होता है कि चलो हमने मुसलमानों को डायरेक्ट टिकट नहीं दिया बीजेपी को दिखाने के लिए, तो कम से कम इम्तियाज़ जलील या कोई ऐसा बंदा लड़ रहा है जो सिटिंग एमपी है, चुनाव जीत सकता है, तो उसको आप साइड से सपोर्ट कर दो, वहाँ आप अपना कमज़ोर कैंडिडेट उतार दो।
वैसा भी नहीं किया, बल्कि मुसलमानों तक ने भी उनके साथ गद्दारी की। तो ये बड़ा अलमिया है। अच्छा, आपको नहीं लगता, जैसे मैं महाराष्ट्र की एग्जांपल दूं, अगर महाराष्ट्र में इस बार इन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, सोचिए मुंबई की 5 सीटों पर मुसलमानों की अच्छी आबादी है, बिल्कुल। औरंगाबाद की सीट पर अच्छी आबादी है, अकोला की सीट ठीक है, धुले की सीट ठीक है, मतलब कई सीट है, अहमदनगर, ये सब ठीक है, सीटें। ये सब सीटों पर आप दे सकते थे, कहीं से उतार सकते थे। अगर इस बार नहीं दिया है तो ये तो इन सेकुलर पार्टियों के लिए वो आज़ादी हो जाएगी ना, कि अगर इस पीक टाइम में आपको हटाया है तो ये काम रिपीट होगा आगे वाले टाइम में भी। बिल्कुल रिपीट होगा। देखिए, देश की सियासत को आप समझिए तो जिस तरह बीजेपी ना माइनस मुस्लिम पॉलिटिक्स की है, या मुसलमानों को नज़रअंदाज करके हिंदुत्व के एजेंडे पर, तो पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपने जहन में यही सोच लिया कि बीजेपी जिस तरह से सियासत की है तो मुसलमान हमें हर हाल में वोट करेंगे, हम उनके नुमाइंदा को उतारे ना उतारे। और इस इलेक्शन ने साबित कर दिया। सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों को नाराज़गी थी, कमी महसूस हुई, तो इसी चुनाव में, क्योंकि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। महाराष्ट्र के बारे में लगातार चर्चा हुई। आरिफ नसीम खान ने तो बाज़ाब्ता बगावत की, इस्तीफ़ा दिया उन्होंने। वहाँ के इंटेलेक्चुअल ने भी इस बात का तज़किरा किया कि एक भी टिकट नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मुरादाबाद जो मुसलमानों की सीट है, सिटिंग एमपी वहाँ मुसलमान था, उसका टिकट काटा गया। दूसरे ज़िला से एक महिला को लाया गया जो मुसलमान नहीं है, उसको टिकट दिया गया। इससे ज़्यादा मुसलमानों में कितना गुस्सा आएगा। बिहार में जिन इलाकों में मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था वहाँ नहीं दिया गया। सुपौल के मुसलमानों ने तो बाज़ाब्ता मीटिंग की, आरजेडी के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाया कि हमें यहाँ से टिकट नहीं दिया गया है। पूर्णिया में 40% मुसलमानों की आबादी है, वहाँ मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। सीवान में आपने टिकट नहीं दिया, या शहाबुद्दीन की फैमिली को नज़रअंदाज कर दिया। राजस्थान में भी 10-11% मुसलमानों की आबादी है, एक भी टिकट आपने मुसलमान को नहीं दिया। इसी तरह स्टेट्स की मिसालें हैं। तो इस मरतबा सबसे ज़्यादा मुसलमानों में गुस्सा था, नाराज़गी थी। लेकिन एक माहौल ऐसा बनाया गया ना कि बीजेपी सरकार में आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी, ख़तरा है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो मुसलमानों ने इस बुरे दौर में भी अपने मुद्दों को भुला दिया, अपने इश्यूज़ को भुला दिया। अब इससे पहले किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें माइनॉरिटी के लिए अलग से चैप्टर होता है, मुसलमानों के लिए अलग से मुद्दे होते हैं। इस मरतबा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। किसी भी पार्टी के स्टेज पर कोई मुसलमान नज़र नहीं आया होगा आपको। इन सब के बावजूद मुसलमान भूल गए अपने इश्यूज़ को, अपनी नुमाइंदगी को, अपने मुद्दों को, और उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट किया। अब देखिए, असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे लीडर को उन लोगों ने वोट नहीं किया, कांग्रेस को वोट कर दिया कि हमें हर हाल में बीजेपी को हराना है। और जब इस पीक टाइम में मुसलमानों ने अपने मुद्दों को भुला दिया तो इंडिया गठबंधन को भी अच्छी तरह यकीन हो जाएगा कि मुसलमानों के साथ हम जितना भी जुल्म करें, उनको नुमाइंदगी दे ना दे, उनके लोगों को टिकट ना दे, उनकी पार्टी को हम अपने अलायंस में शामिल करें ना करें, आम मुसलमानों पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और हर हाल में उनका हमें वोट मिलेगा। तो आइंदा दिनों में भी ये जो मिसाल है ना, साबित हो गया है और कम नुमाइंदगी मिलेगी। अच्छा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर आने से पहले एक चीज़ और, मेरे एक पत्रकार साथी ने अभी कुछ दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी का इंटरव्यू किया, सेम यही सवाल उनसे भी पूछा। कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं कि बताइए, महाराष्ट्र में आपने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, राजस्थान में किसी को टिकट नहीं दिया, तो उनका जवाब सुनिएगा क्या कहा था। उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि इधर का इंचार्ज था, घूमा हूँ, टिकट बंटवारे में भी रहा हूँ, कोई भी ढंग का मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं मिला हमें, हमारे पास मांगने ही नहीं आया टिकट। ये उनका जवाब था। इस जवाब में मुझे लगता है कि लीपापोती टाइप है। नहीं, सफ़ेद झूठ है इस जवाब में। आरिफ नसीम खान कई मरतबा स्टेट में मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके अलावा 10 लीडर हैं महाराष्ट्र में। कहाँ मुसलमान लीडर नहीं है? जब तक आप टिकट नहीं देंगे तो कोई कैसे नेता बनेगा? तो ये लोग टिकट देते नहीं और जानबूझकर इल्ज़ाम लगाते हैं। उसी राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, कई मुसलमानों को टिकट तो दिया गया था, कहीं ने चुनाव जीता भी अपना। तो एमपी कौन बनता है? जो एमएलए होता है वही एमपी बनता है, वही आगे बढ़ता है। तो उनके पास पावर है, पैसे की ताकत है, अपना असर रसूख है, केडर। लेकिन जब तक टिकट मिलेगा नहीं, उस वक्त तक नहीं हो सकता। इंडिया में और लोकसभा के चुनाव में किसी का आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ना, जीत जाना बहुत मुश्किल होता है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद में इमाम थे। उनको भी ख्याल नहीं रहा होगा कि हम सांसद बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया तो एमपी बन गए। अगर उनको टिकट नहीं मिल पाता, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते, और कहाँ से वो एमपी बने? आजम खान के गढ़ से। आजम खान ने खुलकर उनकी रामपुर में मुखालफत की थी। आज़ाद में तो 5000 वोट भी ना पाते। 5000 वोट। महमूद पराशा गए थे वहाँ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, 2700 वोट उनको मिला।
तो इनको कहाँ, किसकी बुनियाद पर इनको वो मतलब देखिए, अखिलेश यादव की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर कि अखिलेश यादव को लगा कि रामपुर में किसी मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए। आज़म खान साहब की फैमिली हकदार थी, लेकिन पूरी फैमिली जेल में बंद है। आसिम राजा पिछली मरतबा चुनाव लड़े, वो हार गए। तो आज़म खान ने वहाँ पर एक इमाम साहब को उठा करके दिल्ली से रामपुर भेजा, टिकट दिया, हर तरह का सपोर्ट किया। पैसा भी जो पूरा लोकसभा में खर्च हुआ, कहना ना कि अखिलेश यादव ने ही उसका अरेंज कराया होगा। भाई इसमें एक दूसरा सवाल और वो एक सांसद बन गए। तो ये जो इल्ज़ाम, ये जो जवाब है ना इमरान प्रतापगढ़ी साहब का कि कोई मुसलमान ही ऐसा नहीं मिला, ये इम्पॉसिबल है। जब तक आप बनाएंगे नहीं, कोई नहीं बन सकता। इमरान प्रतापगढ़ी अगर आज राज्यसभा के एमपी हैं या माइनॉरिटी अफेयर्स के वो चेयरमैन है कांग्रेस में, तो क्योंकि कांग्रेस ने उनको ये मकाम दिया है। अगर वो कांग्रेस नहीं बनाती तो बन जाते का वो। सही। अच्छा, दूसरी चीज़, इस इलेक्शन रिजल्ट में, पूरे इलेक्शन रिजल्ट में 2-3 बहुत ऐसे नतीजे आए हैं जो लोगों को हजम नहीं हो रहे। उसमें सबसे टॉप पर है कि आसाम की धुबरी लोकसभा सीट, जहां पर बहुमत में मुसलमान रहते हैं, उन्होंने 2004 से लगातार वहां पर पॉलिटिक्स कर रहे और 3 बार सांसद रह चुके हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया। हरा नहीं दिया है, ऐसा हराया है कि जो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार जो थे उनको 14 लाख वोट मिले और मौलाना को 4 लाख के आसपास, 10 लाख से भी ज़्यादा वोटों से ये हारे हैं। आपकी नज़र में, क्योंकि आप असम पूरा घूमे हो, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी हार, मतलब इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद ये मैक्सिमम नंबर्स हैं? नहीं, देखिए, ये हार तो है, लेकिन इसको बहुत बड़ी हार बना करके पेश किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं। देखिए, अगर मौलाना 10 लाख वोट से हारे हैं तो ये भी देखना होगा कि वहाँ टोटल वोट कितना है, टोटल वोट कास्ट कितना हुआ और कितना परसेंटेज वोट मिला है जीतने वाले को और इनको नहीं मिला। तो 10 लाख का फिगर सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर आता है कि भाई 10 लाख वोट से हार गए, लेकिन ये भी देखना होगा कि वहाँ टोटल वोट कास्ट कितना हुआ था। तो वहाँ 26.5-27 लाख टोटल वोट है और उसमें से 24 लाख वोट कास्ट हुआ, यानी 92%। शायद ही किसी लोकसभा में हिंदुस्तान में इतना वोट कास्ट हुआ हो, इम्पॉसिबल है। वो भी लोकसभा में, काउंसलर या मुखिया के चुनाव में तो हो जाता है, जो पंचायत लेवल का चुनाव होता है। दूसरा है कि हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा लोकसभा का एरिया है जहाँ 27-28 मतलब 5 ज़िला शामिल है। यूपी में, बिहार में कहीं भी एक ज़िला का एक लोकसभा होता है, बल्कि कई जगह एक ज़िला में 2 लोकसभा हो जाते हैं। वहाँ 5 ज़िला के मिलाकर के एक लोकसभा है। और इधर पिछले दिनों डिलिमिटेशन हुआ। पिछले बार जो वहाँ का टोटल वोट था वो 16-17 लाख था, इस मरतबा सीधे 27-28 लाख पे पहुँच गया, 26। तो मौलाना 3 मरतबा से वहाँ जीत रहे थे। अब पिछले दिनों जो मौलाना चुनाव जीत रहे थे, या मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी असम में इस्टेब्लिश हुई थी, तो एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी मुद्दों पर नहीं, क्योंकि बीजेपी का नाम और निशान आसाम में नहीं था। कांग्रेस थी, वहाँ की एक रीजनल पार्टी थी आसाम गण परिषद। अब 2014 से पहले उठा करके देखिए, इवन 2011 के भी इलेक्शन में तो बीजेपी को 6-7 सीटों पर ही जीत मिली थी। उससे पहले 0 पर बीजेपी होती थी। वहाँ आसाम गण परिषद थी या कांग्रेस थी। और कांग्रेस ने जिस तरह मुसलमानों पर वहाँ जुल्म सितम ढाए थे, एनआरसी का जो पूरा मुद्दा है वो कांग्रेस का लाया हुआ है। असम में जो डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं वो कांग्रेस ने बनाए थे, तरुण गोगोई ने। असम के मुसलमानों को जो डी वोटर कहा जाता है कि ये मशकूक शहरी है, वो कांग्रेस ने सब किया। तो कांग्रेस से मुसलमान बहुत परेशान हो गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और सब लोगों का उनको साथ मिला। और लगातार, मतलब जैसे पार्टी बनी 2005 में और 6 के चुनाव में उनके 10-11 जीत गए, उसके बाद 11 के चुनाव में जीत गए, 16 में जीत गए, 21 में लगातार जीतते रहे। पिछले दिनों यानी 2011 में जब कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी थी तो अपोजिशन में बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी थी, बीजेपी अपोजिशन में नहीं थी। लेकिन जब हेमंता बिस्वा शर्मा 2014 के आसपास या 16 से पहले कांग्रेस के तमाम विधायकों को लेकर के 40-45 विधायकों को लेकर के वो बीजेपी में आ जाते हैं, तो बीजेपी अचानक से वहाँ मजबूत हो जाती है। उससे पहले बीजेपी का कोई वहाँ वजूद नहीं था। तो 2016 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी वहाँ सत्ता में आ गई। अब बीजेपी जब सत्ता में आती है तो उसने मुसलमानों के खिलाफ और उल्टे सीधे फैसले करने शुरू कर दिए। 21 के चुनाव में बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और ये अमेजिंग कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को बीजेपी इतना बड़ा ओहदा नहीं देती, चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है, लेकिन हेमंता को बनाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी जो वहाँ इक़्तिदार में आई है वो हेमंता की वजह से, किसी और की वजह से नहीं। और कांग्रेस भी उन्हीं की वजह से इक़्तिदार में थी। हेमंता बिस्वा शर्मा तरुण गोगोई के बाद खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको स्पेस नहीं दिया। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को ला दिया।
तो हेमंता बिस्वा शर्मा इधर आ गए, बीजेपी वहाँ मजबूत हो गई, अपने दम पर नहीं, हेमंता के दम पर। और फिर हेमंता ने या पिछली जो बीजेपी की सरकार थी उसने जो मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए, जैसे जो सरकारी मदरसे थे उस पर पाबंदी लगा दी गई, कई मदरसों पर बुलडोज़र उसने चला दिया, मुसलमानों की जो ज़मीन है उसको छीनना शुरू कर दिया, मुसलमानों के घरों पर उसने बुलडोज़र किया। मैरिज एक्ट के तहत एक फ़ैसला कर दिया कि 21 साल से कम एज में अगर किसी लड़के की शादी हुई तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया। एंटी मुस्लिम लगातार उसका इस्लामोफोबिया वाला, मतलब योगी आदित्यनाथ को भी उसने बयान देने में फेल कर दिया था। तो मुसलमान बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे बीजेपी से। कांग्रेस का जो जुल्म था उसको मुसलमान भूल गए और बीजेपी के जुल्म को याद करने लगे, क्योंकि ताज़ा मामला है। जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की 2004 से 14 तक, तो मुस्लिम में यही बहस होती थी ना कि कांग्रेस में मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, दहशतगर्दी के नाम पर बदलना चाहिए। जब बीजेपी का है तो हमें लगा कि कांग्रेस ही ठीक थी, बीजेपी सही नहीं है। तो ऐसा ही वहाँ हुआ। इधर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पूरी कोशिश की कि एनडीए अलायंस में उनको शामिल किया जाए, कि इसके चुनाव में शामिल भी किया था। असम में तकरीबन 38 से 40% मुसलमान हैं। अब कांग्रेस को लगा कि अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हमने कोलिशन में शामिल कर लिया, अलायंस का हिस्सा बना लिया, तो ये मजबूत हो जाएंगे और फिर हमारा जो एक मजबूत वोट बैंक है वो ख़त्म हो जाएगा। जो अपर आसाम का वोट बैंक है पहले से हमारा जा चुका है बीजेपी के साथ, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस मरतबा मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ पूरी तरह प्रोपेगेंडा करो कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है, उनके बयानों से बीजेपी को फ़ायदा होता है। और कांग्रेस ने उस पर पूरी तरह अमल किया। जब इंडिया अलायंस बन रहा था तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ये सब कह रहे थे कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भी अलायंस में शामिल कीजिए। नीतीश कुमार ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात भी की थी। लालू प्रसाद यादव बीमार थे तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल को खुद उन्होंने बुलाया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल गए बिहार, लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की, अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। सब लोग चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही थी। अच्छा, कांग्रेस की जो मरकजी टीम है वो भी चाह रही थी कि बदरुद्दीन अजमल अलायंस का हिस्सा बने। हाँ, लेकिन जो स्टेट बॉडी है ना वो बिल्कुल अड़ गई कि नहीं, उनको नहीं होने देना है। अब राहुल गांधी को मजबूर होना पड़ा। अब राहुल गांधी के भी अच्छे ताल्लुकात थे, सोनिया गांधी 2009 में जो सरकार थी यूपीए की, तो बदरुद्दीन अजमल साहब यूपीए का हिस्सा थे, उन्होंने समर्थन दिया था। स्टेट बॉडी ने इनकार कर दिया और स्टेट बॉडी के सामने सेंट्रल बॉडी को झुकना पड़ता है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, असम से गुजरी, तो राहुल गांधी से बाज़ाब्ता बुलवाया गया कि बदरुद्दीन अजमल बीजेपी की बी टीम है, एक सिक्के का दो रुख है। तो इस तरह करके आम मुसलमानों को ये डराया गया, मैसेज दिया गया कि जो बीजेपी आप पर जुल्म कर रही है तो उससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो कांग्रेस को आपको जिताना होगा। और बदरुद्दीन अजमल के रहते हुए कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकती है, कांग्रेस कमज़ोर होगी, बीजेपी मजबूत होगी। बदरुद्दीन अजमल बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें आम मुसलमानों के जहन में बैठ गई। और हर जगह हिंदुस्तान में होता है, कोई भी मुसलमान लीडर बनता है तो ज़रा सा भी कुछ होता है तो कहा जाता है कि बीजेपी से मिले हुए, बीजेपी की बी टीम है, और आम मुसलमान इस पर भरोसा करता है। असदुद्दीन ओवैसी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बड़ा से बड़ा मुसलमान तारीफ़ करता है। जब वही कहीं से अपने नुमाइंदे को उतारते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो सब कहते हैं कि नहीं, ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लायक हुए हैं। तो यही एग्जैक्ट मौलाना के साथ हुआ। हालांकि मौलाना जो वहाँ चुनाव जीत रहे थे तो अपने सोशल वर्क की वजह से, बयानबाजी की वजह से नहीं, भाषण की वजह से नहीं। उनके इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, उनके 50 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, उनके मतलब अजमल सुपर 40 है जहाँ हाल ही में 600 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। वो गरीबों को खाना देते हैं, राशन देते हैं, घर बनवाते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी से जो तबाही होती है, और एमपी फंड से भी उन्होंने बहुत सारा काम करा। मैंने देखा वो क्या बोलते हैं कि वहाँ एक ओवरब्रिज बन रहा है जो 20 किलोमीटर लंबा है। पहले उस 20 मिनट में रास्ता तय हो जाएगा। पहले वहाँ तक जाने के लिए लोगों को 6-7 घंटा लगता था जाने में। तो ये मान मेडिकल कॉलेज है वहाँ। मौलाना के साथ भी शीला दीक्षित वाला किया है लोगों ने, जैसे शीला दीक्षित के साथ दिल्ली में लोगों ने किया। बिल्कुल वही हुआ। मौलाना ने मेडिकल कॉलेज, अब देखिए कितने ज़िला में मेडिकल कॉलेज होता है। धुबरी में मौलाना ने मेडिकल कॉलेज बनवाया। इसी तरह ब्रह्मपुत्रा नदी का काम उन्होंने करवाया। वहाँ रेलवे नहीं चलती थी, 45 साल से रेलवे लाइन बंद थी, वो मौलाना ने करवाया। तो इस तरह के बहुत सारा काम है मौलाना के, और लगातार उन्होंने करवाए हैं। इसके बावजूद जो कांग्रेस ने जो बीजेपी का डर दिखाया ना, और आप जानते हैं हिंदुस्तान में कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसके अलावा मुसलमान रिस्क नहीं लेता है। अब तो छेड़िए, देखिए बिहार के किशनगंज में इतने दिनों से मेहनत हो रही थी, लेकिन अख्तरुल ईमान की जगह मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया। उसी किशनगंज के बाजू में है पूर्णिया ज़िला का 2 विधानसभा एरिया किशनगंज लोकसभा में पड़ता है। वहाँ मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं किया, पप्पू यादव को वोट कर दिया। उत्तर प्रदेश के नगीना में देख लीजिए, चंद्रशेखर पर मुसलमानों ने भरोसा किया। तो मुसलमान अपने लोगों पर अब भरोसा नहीं कर पा रहा है, दूसरों पर कर लेता है। क्या वजह है?
मुझे लगता है यही कि अपने लोगों से जो भटकाया जाता है, डराया जाता है कि बीजेपी से मिले हुए हैं और लोग डर जाते हैं, मुसलमान वैसे को इतने 5 मिनट की बेवकूफ हैं। जगह 10 मिनट का टाइम मिल जाता है तो मुसलमान कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, तभी स्पीकर ने इनको 5 मिनट की जगह 10 मिनट का टाइम दे दिया। तो हालांकि वो तो मतलब प्रभाव आप करते हैं। कह ये रहे कि मुसलमान पॉलिटिकली निहायत ही बेवकूफ़ है, वो डर की राजनीति के चक्कर में ऐसा फंसता है कि वो अपने और पराये लोगों में फ़र्क नहीं कर पाता है। नहीं, पॉलिटिकली बेवकूफ़ नहीं, लेकिन ना मतलब शोर अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं आ सका है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कोलिशन की सियासत है ना? इंडिया अलायंस ने कितनी पार्टियों के लिए, 26 पार्टियों को लिया। मुकेश सहनी को बिहार में लिया, छोटी-छोटी पार्टियों के लिए जिसके अपने एक भी एमपी और एमपी एक भी एमएलए सांसद में नहीं है। अपने असम की यूडीएफ को क्यों अलायंस में नहीं लिया? चलो एआईएमआईएम के लिए हम मान लेते हैं कि उनके नाम में मुस्लिमीन लगा है, बहुत ज़्यादा उनसे नुकसान हो सकता था, लेकिन यूडीएफ के साथ तो आपने अलायंस किया था ना 2021 में।